क्लास शुरू करने जा रहे हैं, है ना। चैप्टर है हमारा पहला, इसमें हम चैप्टर पहला पढ़ेंगे एक, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ना, वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या जानने के पहले हम कुछ और संख्या जान लेते हैं जो हम छोटे क्लास से ही पढ़ते आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या क्या होता है? इसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक है। और सम संख्या जो होता है, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो, है ना। मतलब लिख सकते हैं 2 4, जीरो भी होगा, 0 2 4 6 8, है ना। ये जो होती है ये सभी सम संख्या है ना। ऐसे ही ये अनगिनत तक जाएगी, इसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो, इसको कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स होता है। अब दो से कौन कौन विभाजित नहीं होगी? तो जो जिसका जोड़ा नहीं बना सकते हैं वो विषम संख्या होगा। जैसे 1 2 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका आ गया 3 5 7, ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी, है ना। तो सम संख्या जो देख रहे थे ये जोड़ा है, और विषम संख्या जो है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये भी अनंत तक जाती है। तीसरा नंबर पे चल देते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। कौन सा? होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है? होल संख्या जो होती है वह जीरो से शुरू। एक मिनट, इसको पहले होल नंबर के पहले हम सीख लेते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। 3 नंबर पे हम सीख रहे हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो सभी गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और काउंटिंग नंबर्स जो होता है वह 1 से शुरू होता है और ऐसे ही लगातार बढ़ते चल जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या हो गई। चौथे नंबर पे आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। और इसका मतलब होता है वे संख्याएं जिसके पहले, प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो उसको होल नंबर कहते हैं। और ये शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलते जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो ये जो है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, याद रखना है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या के आगे जब संख्या 0 लग जाता है तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला जो संख्या आएगा वो संख्या हम जान लेते हैं। एक होता है आपको पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती है इसको नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर दिखाया जाता है ना, इसको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो संख्या होता है, याद कीजिए नंबर लाइन पढ़े होंगे, ऐसे एक लाइन होता है और यहाँ पे 0 होता है, 0 के दाएं, है ना। ये 0 के दाएं जो होता है, 0 के आगे और 0 के पीछे बाएं दोनों संख्याएं होती है ना। 0 के आगे धनात्मक संख्या होती है, ऐसे लिखते थे, है ना। ये सब धनात्मक संख्या था, धनात्मक संख्या था, ठीक है। ये धनात्मक संख्या था। और 0 के पीछे इधर ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऐसे ये भी बढ़ते जाएगा। ये इसको कहते थे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो ये जो संख्या है पूर्णांक संख्या, इसमें हम देख रहे हैं कि धनात्मक है, ऋणात्मक है ना। तो ये सब संख्या जो होती है इधर भी इन्फिनिटिव जाएगी, इधर भी इन्फिनिटिव माने अनंत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, है ना, और सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक तथा 0 के समूह को, याद रखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा 0 के समूह को क्या कहते हैं?
पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। और ये जो होता है पूरा पूरा नंबर होता है धनात्मक में या ऋणात्मक में, ठीक है। तो इतना समझ गए पूर्णांक संख्या। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या याद रखिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर्स, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। ये वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है ना। ऐसी संख्या जो, या कह सकते हैं जो संख्या केवल एक और स्वयं, है ना, एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। केवल एक और अपने से, खुद से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं ना। जैसे में लिख सकते हैं इसका, जैसे में सबसे छोटी है 2 है, उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 11 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो संख्या है, अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वह या तो 2 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 का गुणनखंड 1 या 2 होगा, ठीक है। मतलब 2 में या तो सिर्फ 1 से भाग लगेगा या 2 से, ठीक है। 3 है तो 3 भी देखिए, 3 भी सिर्फ 1 से भाग लगेगा या 3 से। 5 है, इस मतलब सबका गुणनखंड 1 और वह खुद संख्या होता है ना। तो इसको कहते हैं कौन संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका नाम क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक और संख्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जो होता है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब होता है कि वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है ना, अभाज्य नहीं है, जैसे 4 हो गया, आपको 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही बाकी सब संख्या रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड मिलेगा वह 1 और खुद, मतलब 4 का अगर देखें तो 1 और 4 के अलावा 2 भी आ रहा है ना, तो जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, है ना, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। तो ये संख्याएं समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, कुछ और भी संख्या है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी संख्या है, दूसरा संख्या चल जाते हैं। एक और संख्या होता है जिसका नाम है सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है, तो वैसी 2 संख्या, है ना, 2 संख्याओं का HCF, है ना, अगर 1 हो, 2 संख्याओं का HCF 1 होगा तो वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में हम लिख सकते हैं 2, 3, है ना। अब 2, 3 का अगर HCF देखिएगा तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसका HCF आपको आएगा 1, है ना, कि कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ कुछ नहीं हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। तो कोई भी 2 लगातार संख्या लेंगे ना, उसका HCF क्या होता है, 1 ही होता है। तो कोई भी लगातार संख्या देख लीजिए, 3, 4, है ना, या फिर हम कहें कि 5, 6 या 7, 8, कोई भी अगर लगातार संख्या ले रहे हैं, सबका HCF माने इसका कॉमन फैक्टर, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 मिलेगा। इसीलिए ये सभी जो है वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहअभाज्य, है ना, संख्या, ठीक है। तो इतना देखने के बाद आपको पता चल गया होगा संख्याओं के बारे में कुछ, है ना। अब चलते हैं हम, इसमें जो हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है इसमें, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या है ना। तो वास्तविक संख्या होती है, इसमें अभी ये संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या जानने के पहले एक और जान लेते हैं, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो जो संख्या, है ना, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, है ना, लिखी जाए, है ना, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या हो। P और Q क्या होना चाहिए,
पूर्णांक संख्या हो, है ना, पूर्णांक संख्या हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में याद रखना है कि p बटा q 0 हो, p बटा q जो है वह पूर्णांक हो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 3, -4, 0, 8, है ना, 2/4, ये सब परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लिखे तो इसका मतलब नीचे क्या है, 1 है ना, इसके भी सबके नीचे 1 है। तो कोई भी अगर संख्या है पूर्णांक है, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक का मतलब नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पूरा पूरा हो। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर का मतलब है कि अगर हम कहें कि 2/0 क्या आएगा, है ना, और 0/2 क्या आएगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 2/0 कोई कहे परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा संख्या अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित कैसा होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित जो होती है q कभी 0 नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या इसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 0/2 को कहें तो ये परिभाषित हो गया, क्योंकि 0 में हम जानते हैं किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो आंसर 0 आता है, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है 0/1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है, समझ में आया। तो परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जाए, है ना, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, है ना, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, p/q के रूप में लिख देते हैं, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में हम कहेंगे √2, तो √2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना, तो इसीलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वह उसका घात लिख सकते हैं 1/2, और हम पढ़े हैं कि पूरा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं हो रहा है इसीलिए, या फिर लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 3.1 4 5 6 7 8, ऐसे अगर चल रहा है तो ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो संख्या के बारे में इतना दिख लिए, और इसी 2 ही संख्या आपको देखने को मिलेगा, या तो परिमेय हो गया और या तो अपरिमेय हो गया। तो उसी परिमेय तथा वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, है ना, रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय संख्या, मान लीजिए ये परिमेय संख्या है ना, और ये है अपरिमेय, तो सभी परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में आपका क्या आ गया, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं हाँ, अब चलते हैं। अब याद कीजिए अपने नीचे वाले क्लास में एक ऐसे पढ़े होंगे गुणनखंड वृक्ष, है ना, गुणनखंड वृक्ष, है ना, गुणनखंड वृक्ष याद कीजिए, इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री, ठीक है, याद कीजिए इसको। अगर हम कहें 36 का गुणनखंड निकालिए, वृक्ष गुणनखंड, तो आप क्या करते थे, अभाज्य संख्या से इसको भाग करते थे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या आता था, 2 से इसको जब भाग किए तो ये आएगा कितना, 18। फिर इस 18 को भी, क्योंकि ये भाज्य संख्या है ना, टूटेगा, फिर 2 से करते थे, कितना आ गया, 9 आ गया, और फिर 3 हो गया तो 3। अब यहाँ पे देखिए 2, ये 2, 3 और 3, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो इसी को हम ऐसे भी लिखते थे, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख देते थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। तो इस विधि में हम यही करते थे, कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते थे, है ना, उसको हम गुणनखंड वृक्ष कहते थे। ठीक है, इसी से संबंधित आपको एक इसमें पढ़ना है जिसका नाम है
थ्योरी का नाम है ना। पहला आपका थ्योरी आएगा इसमें अंकगणित की है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जिसको कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखिए ये कहता है, ये थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, कहता है कि कोई भी, क्या कहता है कि कोई भी संख्या माने प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना, करता है, तथा जो होता है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक क्रम में ही हो, अभाज्य संख्या का क्रम ही हो, है ना, क्रम के बिना, लेकिन संख्या होगा अद्वितीय होगा, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे में अगर हम कहे ठीक है कि हम अगर आपसे कह दें 72 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, है ना, 72 को अभाज्य गुणनखंड के क्रम में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इसका फैक्टर निकाल के ऐसे लिखते हैं। 72 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 होगा, 2 से 18 होगा, फिर 2 से कितना होगा 9 होगा, और फिर 3 से 3 होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। अब इसको कोई ऐसे भी लिख दे 2 गुना 3 गुना, है ना, फिर 3 कर दे, फिर 2 कर दे, ऐसे भी क्रम में लिख दे तब भी सही है, लेकिन हमको याद रखना है इसमें अभाज्य संख्या जो मिला है वह अभाज्य है, मतलब क्रम बदल गया, ऐसा मतलब नहीं है कि दूसरा अभाज्य संख्या आ गया, है ना। तो उसका गुणनखंड के रूप में इसी को लिखते हैं, इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो बस याद रखना है इसको कि क्या है, तो कोई भी भाज्य संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहेंगे कि 32,760 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो आप इसका अभाज्य निकालिएगा, है ना। देख रहे हैं कि संख्या लास्ट में आपको दिख रहा है सम संख्या, है ना, तो 2 से हो जाएगा छोटा अभाज्य संख्या, तो इसका कीजिएगा तो 2 16 3 8 0, फिर 2 से कीजिएगा 2 8 16 1 2 9 18 0, फिर 2 से कीजिएगा 2 चौका, उसके बाद हो जाएगा 2 9 2 5 10, फिर 2 से कीजिएगा 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे अब 2 से नहीं हो रहा है ना, 2 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट वाला संख्या हमको दिख रहा है क्या है, विषम है। जब भी सम संख्या लास्ट में रहेगा तभी होगा। अब चलते हैं 3 से देखते हैं, तो 3 के संख्या का भाग करने की विधि क्या है, जोड़ के देख लेंगे संख्या 3 से भाग है कि नहीं। तो 9 5 14 और 4 18, 3 से हो रहा है ना, 3 से कीजिए, 3 एकम 3 3 3 का 9 1 3 6 18 या 3 5 15, है ना। फिर 3 से देखिए 6 5 11 12 3 15, फिर 3 से हो जाएगा 3 चौका 12 3
उसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखिए अब ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 5 10 4 14, 14 तो 3 से भाग नहीं होता है। 5 से देखिए 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट संख्या 5 है। 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है। और देखिए अभी 5 से नहीं होगा, 7 से देखिए, 7 से करके देखिए अभाज्य संख्या अगला 5 के बाद 7 आता ना, तो 7 से कीजिएगा तो 7 एकम 7 है ना, और 7 3 का 21। अब 13 भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे संख्या हमको अभाज्य संख्या मिल गया है ना, तो इसी को हम 32,760 को अभाज्य के क्रम में अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं कितना, 1 2 3, अगर 2 आया तो 2 गुना 3 गुना 3 अगुना 5 1 आया है, अगुना 7 अगुना 13 है ना। तो इस तरह हम 32,760 जो एक अभाज्य संख्या है, इसको भाज्य संख्या के भाज्य संख्या है, इसको हम एक भाज्य संख्या के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आधारभूत प्रमेय से हम कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना, याद रखना है। और इसी में हमको एलसीएम और एचसीएफ एक आता है, एलसीएम मतलब लॉसा लघुत्तम समावर्तक, और एक आता है एचसीएफ, है ना, एचसीएफ मतलब मासा, है ना। अब इसी में हमको याद रखना है कि एचसीएफ निकालना है चाहे एलसीएम, कम से कम 2 संख्या होना चाहिए तब उसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो इस विधि से हम सीखेंगे, आधारभूत प्रमेय से इसी विधि से हम सीखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, क्वेश्चन है कि 6 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें, है ना, तथा एचसीएफ निकालें, है ना। इसी विधि का यूज करना है, इसी विधि का यूज करके देखना है। 6 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 3 6 होगा। और 20 का लिखेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 5, है ना, 2 दूना 4 5 20 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसको हम ऐसे भी पावर के रूप में सजा लेते हैं, तो 2 के पावर 1 है क्योंकि 2 एक ही है, 3 के पावर क्या होगा 1 है, और इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 अगुना 5 के पावर 1, है ना। अब अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम अगर या एचसीएफ निकालना है, ठीक है, दोनों हमको निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हम कहेंगे कि सबसे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, सबसे ज़्यादा, है ना, कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में 2 मिल रहा है। अब 2 में सबसे छोटा घात कौन है, 2 का सबसे छोटा घात क्या है, 2 का सबसे छोटा घात दिख रहा है 2 के पावर 1, है ना, और कोई नहीं मिल रहा है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। और एलसीएम का अगर खोजेंगे, एलसीएम मतलब, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम है तो 2 का घात कॉमन है दोनों में, तो सबसे बड़ा घात है ना 2 हो गया, है ना। और जो भी कॉमन नहीं है ना उसको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 2 के पावर 2 होगा 4 अगुना 3 अगुना 5, ठीक है, 4 3 12 बचे कितना होगा 60। तो इस तरह से हमने देखा एचसीएफ कितना आया 2 आया और एलसीएम 60 आया, ठीक है। तो इस विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं कि जो कॉमन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा सबसे कम होगा वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम के लिए सबसे ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, है ना, जो मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा, बाकी जो ना मिल रहा है उसको भी साथ में उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन कहे कि अभाज्य विधि द्वारा 96 और 404 का, है ना, एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले, है ना, एलसीएम तथा एचसीएफ निकाले, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस विधि द्वारा कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा 48 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। वैसे ही 404 का निकाल लीजिए। 404 का होगा 2 से 202, 2 से 101। अब यहाँ पे 101 किसी से नहीं ना होगा, 101 किसी से नहीं होगा, अभाज्य संख्या हो गया ही। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है 96 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। तो लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 1 2 3 4 5 है, और गुना 3, ठीक है। इसको घात के रूप में लिख लीजिए। तो 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर
5 गुना 3 के पावर 1। वैसे ही 404 को लिखिएगा, 404 को इस रूप में लिखिएगा तो 2 गुना 101 मतलब 2 के पावर 2 गुना 101। ठीक है, अब हम HCF कहे तो सबसे क्या देखना है, सबसे बड़ा वाला घात देखना है, सबसे छोटा वाला घात देखना है जो दोनों में है। तो यहाँ पे दोनों में 2 है और सबसे छोटा 2 का घात क्या है, 2 है, तो 2 के पावर 2 हो गया है ना, और कोई बाकी नहीं मिला है ना, तो HCF हमारा यही हो गया 4। HCF कितना आया, HCF इसका हो गया 4। ठीक है, LCM देख लेते हैं। LCM में क्या कर देखना है, LCM में देखना है सबसे जो कॉमन है उसका बड़ा घात। तो 2 का सबसे बड़ा घात 5 है, तो 2 के घात 5 हो गया, और उसके बाद एक 3 था तो 3 भी रख दिए, उसके बाद एक 101 था, 101 भी रख दिए। सबको गुना कर दीजिए। 2 के घात 5 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना, 32 गुना 3 कितना होगा 66 गुना 101 है ना, और इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, गुना कर दीजिए, 66 का 66 हो जाएगा, 66 है ना। आपको कितना आंसर आया, 6696 ना था, गुना 32। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया है, गलती यहाँ पे कर दिए कि 2 के पावर 5 32 हो गया, गुना 3 है, गुना 101 है। ठीक है, 32 तिहाई कीजिएगा तो 96 होता है, गुना 101 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 96 हो जाएगा, आई 96 आंसर हो गया। समझ में आया, जो इस तरह से LCM और HCF निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।